एक आदमी अपनी पत्नी का पीछा करता वहां पहुंच जाता है जहां वो अक्सर काम करती थी। जैसे ही पति उसमें प्रवेश करता है, एक कपड़े की दुकान होती है, तो पत्नी घबरा जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये यहाँ कैसे पहुंच गया। इसी बीच में पति पूछता है कि तुम तो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन यह तो कपड़े की दुकान है। जैसे ही पत्नी ने यह बात सुनी, पत्नी कहती है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। जैसे ही वो शोर मचाने लगता है तो पत्नी को अजीब लगता है। पत्नी कहती है, जो दुकान का मालिक होता है, उससे कहती है कि इन्हें शांत करने की कोशिश करिए। लेकिन पति था कि वो शांत नहीं हो रहा था। दुकान के ऊपर एक और दुकान होती है। उस दुकान में वो ऊपर पहुंच जाते हैं और पति को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति था कि गुस्सा गुस्सा था उसका लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच में एक लोहे की रॉड थी जिससे बहुत ताकत से, बहुत जोर से उस व्यक्ति को मारा जाता है। जैसे ही उस व्यक्ति को लगती है, उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये डर जाते हैं, जो दुकान का मालिक है वो भी डर जाता है, घबरा जाता है। साथ ही जो उसकी पत्नी है वो भी डर जाती है कि हमें इसे अगर होश आएगा तो बात पुलिस तक पहुंचेगी और मामला फिर जेल अदालत तक पहुंच सकता है। इसीलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। इसी बीच में एक रस्सी से उसका गला घोंटा जाता है और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सोचकर कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस बीच में वो करते क्या है कि एक इस लाश को लेकर जाकर एक बाइक पर रखते हैं, यानी कि पहले उसे बोरी होती है सफ़ेद कलर की, उसमें रख देते हैं और उसमें रखने के बाद इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि उस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन लाश को जब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो हालांकि लाश तो ठिकाने लगा लेते हैं लेकिन पूरी मात्रा में नहीं लगा पाए। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी महिला जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वो अपने ही इश्क के चलते अपने पति को बहुत बुरी तरह से उसका कत्ल करवा देती है। और इस घटनाक्रम का खुलासा भी उस दिन होता है जिस दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है, कि किस तरह से साहिल शुक्ला ने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, उसके साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो लोग जयपुर के इस हत्याकांड और मेरठ के हत्याकांड को कहीं ना कहीं जोड़ कर देख रहे थे। लोग कह रहे थे कि अब क्या जमाना आ गया है, क्या क्या हो रहा है, कि महिलाएं क्या कर रही हैं, यह अपने पतियों को किस तरह से बेरहमी से उनको मौत के घाट उतार रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का जो हाईवे है, वहाँ पर एक रिंग रोड है और रिंग रोड के पास ही एक नवेटा की पुलिया है। दरअसल एक वाहन यहाँ पर आकर रुकता है, जिस वाहन में एक राहगीर, एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो काफ़ी देर से यही कोशिश कर रहा था कि कब वाहन रुके, कब वो इस गाड़ी से उतरे और कब जाकर वो टॉयलेट वगैरह करे, क्योंकि वो टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान था। ये तारीख है 16 मार्च 2025 की दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। जब गाड़ी रोकी जाती है, राहगीर उतरता है। उतरने के बाद अपना टॉयलेट वगैरह करने लगता है और जब टॉयलेट कर रहा था तो उसकी नज़र पड़ रही थी सामने, कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ जला हुआ चीज़ है, लेकिन एक आदमी का सर जैसा दिखाई दे रहा था। टॉयलेट करने के बाद उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जैसे उसे देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब वाहन में जो उसके बाकी साथी और बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि बड़ा अजीब आदमी है, गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी चीख रहा था, अब गाड़ी से बाहर निकला है टॉयलेट करने के लिए तो अभी भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार इसे हो क्या गया है, कहीं दिमागी रूप से पागल तो नहीं हो चुका है। लोगों ने जब जाकर देखा पास में, तो लोग वहाँ जो पहुँचते हैं तो वो भी चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक लाश को देखा था। दरअसल वो लाश भारी मात्रा में जल चुकी थी, लेकिन उसका जो सर था, जो चेहरा था, वो काफ़ी हद तक ठीक था। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है और जो यहाँ से सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है, उसका नाम है मुहाना। मुहाना पुलिस स्टेशन, जो उसको सूचना दी जाती है और यहाँ के जो एसएचओ होते हैं उदय सिंह यादव, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं और यहाँ आने के बाद अब जांच पड़ताल खैर शुरू कर देते हैं। देखते ही प्रथम दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी व्यक्ति की पहले हत्या की गई हो यहाँ से दूर, और हत्या करने के बाद लाश को यहाँ लाया गया है और जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी मात्रा में शव जला नहीं पाए थे। आखिरकार कौन है, कौन ये काम करेगा, ये मरने वाला व्यक्ति कौन है? अब पुलिस के दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। इसी बीच में डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है और एफएसएल टीम बुलाई जाती है। साथ ही ये जांच पड़ताल करने की और आसपास के जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई बताने की स्थिति में था ही नहीं। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था, पुलिस करे तो क्या करे। जो ये लाश होती है, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी रस्सी से पहले तो गला दबाकर इसकी हत्या की गई है।
अब इस लाश को रखा जाता है महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर। अब पुलिस इस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी। अखबार हो या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह ये सूचना वायरल कर दी जाती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता चल सके। लेकिन तभी अगला दिन यानी कि 17 मार्च 2025 को सांगानेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम देवीलाल होता है, देवीलाल थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि एसएचओ साहब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको पता नहीं है, आप बताइए हमें क्या बात है, क्या बात करनी है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। हालांकि जब ये देवीलाल पहुंच जाता है तो वो कहता है कि साहब, सांगानेर के रहने वाले मेरे चाचा हैं, उनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, उनकी उम्र होगी। उनका नाम धन्ना लाल है। 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास वो अचानक से घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद वो लापता हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने अपने चाचा को तलाश नहीं किया है, लेकिन चाचा कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। उनके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। साहब हमारी मदद कर दीजिए, किसी तरह उनको खोज दीजिए। अब एसएचओ साहब भी जो है जब सोच रहे थे कि यार क्या करें, पहले तो एक लाश मिली हुई है, ऊपर से ये व्यक्ति आया है, तभी एक सिपाही आता है, कहता है साहब ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई दिक्कत ना हो तो जो फ़ोटो हमारे पास कलेक्ट है एक बार फ़ोटो दिखा कर देख लो, हो सकता है कि इसके चाचा हों। जैसे ही ये बात एसएचओ के दिमाग में आती है उदय सिंह यादव को, कहते हैं कि देखो हमारे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप देख कर बताओ कि तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते हैं। बस उस फ़ोटो को देखने के बाद जो लड़का होता है देवीलाल, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, चीखने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि जिसकी लाश अभी एक दिन पहले यानी मिली है, यानी कि 16 मार्च को 1:30 के आसपास ये लाश इसी के चाचा की है, जिनका नाम धन्ना लाल है, जिनके बारे में पता किया जाता है कि वो मुहाना मंडी में सब्जी वगैरह बेचने का काम करते हैं और 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे से वो लापता है। इनसे पूछा जाता है इनके बारे में कोई जानकारी, कुछ और बात थी तो जुटाने की जब कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि उनकी एक पत्नी है जिसका नाम गोपाली देवी है। इनको 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों में से एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटा, और अब घर पर सिर्फ 2 बेटियां हैं, एक बेटा रहता है और पत्नी गोपाली देवी रहती है। जब ये वाली बात की सूचना दी जाती है घर में, परिवार में, खानदान में, तो लोगों का जब लोग आते हैं सीधे पहुंच जाते हैं मोर्चरी में, महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी में जो शव था। उस शव को देखने के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सबसे ज़्यादा कोई रो रहा था तो वो थी गोपाली देवी और उसके बच्चे रो रहे थे कि आखिरकार हम इन्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और ये मिल नहीं पा रहे थे, मिले तो इस रूप में मिले, अब हमारा क्या होगा, हम किसके साथ सहारे जिएंगे। कुछ इसी तरह की बातें थी। पुलिस वाले उन्हें तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जितनी भी जल्दी हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। पुलिस अब इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए कई टीमें गठित करती है और टीम गठित करने के बाद ये कोशिश करती है कि कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस ने उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे आसपास उन्हें खंगालना शुरू किया, क्योंकि आसपास के लोगों से बातचीत तो कर ही चुके थे, वहाँ से कोई क्लू वगैरह कुछ मिला नहीं था। एक बाइक थी, एक बाइक जो कि लगातार चक्कर काट रही थी। एक बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने अपना हेलमेट लगाया हुआ है। बीच में एक बोरी रखी हुई है, बोरी रखी जैसे भारी सी चीज़ रखी है सफ़ेद रंग की, जो प्लास्टिक का बोरा होता है। उसके पीछे एक महिला बैठी है, महिला ने जो बड़ा सा घूंघट किया हुआ है। दरअसल ये लोग कौन हैं इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो किसी ने कहा कि ये बार बार चक्कर काट रहे थे, इनका चक्कर काटने का मामला समझ में नहीं आया, या तो ये रास्ता भटके हुए हैं या फिर कोई और वजह है। तो क्योंकि उनके चेहरे तो दिखाई दे नहीं रहे थे, जो बाइक था, बाइक पर नंबर आता है और नंबर से पता चलता है कि आखिरकार ये जो बाइक है वो किसके नाम है। तो पता चलता है ये बाइक सांगानेर में एक कंसीदो वाली गली है और कंसीदो वाली गली में एक श्री श्याम फैशन के नाम से एक दुकान है कपड़ों की, और दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। उम्र उसकी लगभग 30 साल के आसपास होती है। पुलिस सबसे पहले इसी के पास पहुंचती है क्योंकि यही एक प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस के पास कोई और ऐसी लीड मिल नहीं रही थी और ये घटनाक्रम भी कुछ ऐसा था पुलिस के लिए जैसे कि भूसे की ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर था। अंधा कत्ल था, किसने किया, क्यों किया, पुलिस इन सवालों के जवाब में तलाश करने में जुट जाती है और इसके लिए लगातार कोशिश कर रही थी। पुलिस की जो टीमें थी वो कई टीम में अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही थी। आखिरकार ये बाइक पर सवार जो था वो मिल जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो बाइक के पीछे ये एक महिला बैठी हुई है वो कौन थी, उसका नाम बताओ। तो शुरू में वो इधर उधर की बातें बताने लगता है, लेकिन जब पुलिस उससे अपने हिसाब से अपने तरीके से सख्ती से पूछती है तो वो बताता है कि उस महिला का नाम गोपाली देवी। पुलिस वाले गोपाली देवी का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि
ये नाम पहले भी सुन चुके थे। दरअसल ये नाम था धन्नालाल की पत्नी गोपाली देवी का। अब गोपाली देवी का नाम तो वो पूछते हैं कि वो कहाँ है, उनसे मुलाकात करनी है। अब पुलिस जब इस पर जो दुकान का मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, इस पर जब दबाव बनाया जाता है तो आखिरकार वो उस महिला को बुला लेता है। महिला जब सामने खड़ी होती है तो पुलिस वाले देखकर और भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो तो रो रही थी 2 दिन पहले और खूब ज़्यादा रो रही है। अपने पति के अचानक से गायब होने के, उसके बाद उसके लाश मिलने के लगातार वो रोती चली जा रही है और यहाँ वो बाइक पर पीछे बैठी हुई है। आखिरकार ये वाली बात तो उसने ज़िक्र नहीं किया कि जिस वक़्त उसका पति गायब होता है, उस वक़्त ये बाइक पर चक्कर काट रही थी। इसके बाद ये उससे पूछा जाता है, तो वो कहती है कि साहब मैं तो उनके पास यहाँ दुकान पर काम करती हूँ। क्या काम करती हो? जब इस तरह के सवाल जवाब पुलिस ने करना शुरू किया, तो पुलिस ने जब उससे टेढ़े-मेढ़े सवाल किए, तो टेढ़े-मेढ़े सवालों के जो जवाब थे, वो सीधे-सीधे नहीं आ रहे थे। पुलिस को यहाँ से कुछ शक होने लगता है। पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया, तो महिला कहने लगती है कि साहब ये कहानी शुरू होती है अब से लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले इसकी एक मुलाकात होती है जिस व्यक्ति से जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। मुलाकात होती है, मुलाकात से ही जो है प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं, ऐसा रहने लगते हैं कभी-कभार जैसे पति-पत्नी की तरह। और इसे मौका मिलता है, वो कहता है कि तुम मेरी दुकान पर ही क्यों ना काम कर लेती हो। यानी कि श्री श्याम फैशन पर नीचे दुकान होती है, ऊपर मकान जैसी स्थिति होती है। वहाँ ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था। जब चाहो तब उसके साथ वो अपना वक़्त बिताया करता था। संबंध बना सकता था। कोई भी रोक नहीं था, कोई टोक नहीं था। लेकिन जो पति था धन्नालाल, उसको शक होने लगता है कि उसकी पत्नी इतना ज़्यादा खुश रहती है। वो रोज़ के रोज़ तैयार होकर सज-धज कर कहाँ जाती है? जब उससे पूछा जाता है, तो बताती है कि फैक्ट्री में काम कर रही है। धीरे-धीरे करके वक़्त गुज़रने लगता है, हर घर में झगड़ा भी होने लगता है। वो बार-बार अपनी पत्नी से पूछता था क्योंकि वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहता था, जो सब्ज़ी बेचा करता था। और जो सब्ज़ी बेचने का हालाँकि जो टाइम होता है, एक दुकान खुलेगी, ग्राहक आएँगे, तो वो अपना काम नहीं ख़राब करना चाहता था। एक बार पत्नी का पीछा करता है और पीछा करते-करते 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे आखिरकार वो उसी दुकान पर पहुँच जाता है, जिस दुकान यानी कि श्री श्याम फैशन पर। वहाँ काम करती थी, अंदर जैसे प्रवेश होता है, पत्नी घबरा जाती है, डर जाती है और वो यहाँ पर आकर गुस्से में हंगामा करता है। इतना गुस्सा करता है, कहता है कि तुम तो कहती थी फैक्ट्री में काम करती हो, यहाँ ये कपड़े की दुकान पर कहा-सुनी कुछ ज़्यादा हो जाती है इनकी आपस में। अब उसे वो प्यार से पुचकार कर किसी तरकीब से ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं जो दुकान के ऊपर होता है और वहाँ ले जाने के बाद समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो शांत नहीं हो रहा था तो एक लोहे की रॉड होती है, पूरी तरह से उसको धन्नालाल को सर में मारा जाता है। जैसे उसको रॉड लगती है, वो फर्श पर नीचे गिर जाता है और फर्श पर गिरते ही वो तड़पने लगता है। इसी बीच में मौका पाती है, वो दोनों फैसला लेते हैं कि इसका तो काम तमाम कर देना चाहिए, क्योंकि ये रहेगा ज़िंदा तो हम कभी भी मिल नहीं पाएँगे। लेकिन वो भूल रहे थे कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पकड़े जाएँगे, लेकिन इन्हें इस बात की कोई फ़िक्र ही नहीं थी। ना उस महिला को इस बात की फ़िक्र थी कि उसके 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी कौन देख-रेख करेगा, कौन उसको ना इस बात की फ़िक्र थी कि वो भविष्य में जेल भी जा सकती है, हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। अब ये फैसला लेते हैं कि क्यों ना इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को प्लास्टिक के बोरे में, सफ़ेद कलर का होता है, रखा जाता है उसमें और बोरी में रखने के बाद एक तरह से पैक कर दिया जाता है और बाइक पर बीच में रखते हैं। आगे प्रेमी होता है, पीछे खुद बैठती है और बीच में उसका पति होता है और ये बाइक लेकर निकल जाते हैं क्योंकि अभी उजाला था, अभी पूरी तरह से अंधेरा हुआ नहीं था। तो आखिरकार बाइक इधर से उधर घूमती रहती है। करीब 5 किलोमीटर का सफ़र ये घंटे में तय करते हैं और घंटे में सफ़र तय करने के बाद ये पहुँच जाते हैं जयपुर हाईवे के किनारे। नवेटा की पुलिया है। नवेटा की पुलिया के पास ले जाने के बाद जो एक खाई सी है, वहाँ पर जाकर शव रखते हैं और उसके ऊपर ज्वलनशील कोई पदार्थ जैसा बताया जाता है, पेट्रोल वगैरह, वो डाला जाता है, भारी मात्रा में डाला जाता है। लेकिन जब उसकी लपटें जो बहुत तेज़ी से उठने लगती हैं, तो इन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि आस-पास के लोग जो है वो पकड़े जाएँ। अब ये वहाँ से भाग जाते हैं। पूरी तरह से शव जला नहीं था, चेहरा उसका दिख रहा था, साफ-सुथरा था। और ये एक राहगीर की जब नज़र उस पर पड़ती है, तो आखिरकार कातिलों तक पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद पहुँच जाती है और घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो पता चलता है कि 4 बच्चों की माँ, जिसकी उम्र 40 साल है, 10 साल छोटे एक व्यक्ति से आशिकी करने लगती है, उसके साथ अवैध संबंधों में थी और पति इस बात का विरोध करता था और इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। इस घटनाक्रम का खुलासा उस दिन होता है जिस दिन की मेरठ में जो सौरभ राजपूत होता है, उस हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी जो मुस्कान रस्तोगी होती है, उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी।
और हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद ड्रम लाया जाता है, उसके अंदर लाश को रखा जाता है, रखने के बाद पैक कर देते हैं और 13 दिन के लिए शिमला, मनाली या अलग-अलग जगहों पर घूमते हैं। त्योहार भी मनाते हैं, होली का पर्व था वो भी मनाते हैं, बर्थडे भी मनाते हैं और वो इधर-उधर घूम रहे थे और 17 तारीख को जब वापस लौट कर आते हैं, जब लड़की अपनी माँ के पास पहुँचती है तो आखिरकार 18 मार्च को ये थाने पहुँचते हैं ब्रह्मपुरी में और एक इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। एक तरफ तो ये मेरठ कांड का खुलासा हो रहा था, दूसरी तरफ जयपुर के मुहाना में इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज इस समाज में महिलाएं किस ओर जा रही हैं, कि अपने ही पति की किस तरह से दर्दनाक हत्या करती हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में उसे मौत के घाट उतरवा देती हैं और ये सोच कर कि शायद कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन पुलिस जब अपनी पर आती है तो पुलिस पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल करती है, तो कातिल या अपराधी कितना ही शातिर किस्म का क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है, गोपाली देवी पकड़ी जाती है, उसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है, दीनदयाल कुशवाहा, और फिलहाल वो जेल में है और उनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इन्हें सजा दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन उन बच्चों का क्या, उनका क्या कसूर? जो 2 बेटियां हैं और एक बेटा घर पर है, उनकी परवरिश कैसी होगी? कई तरह के सवाल उनके ऊपर भी खड़े हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दरअसल आज के दौर में जिस तरह से ये लगातार रिश्तों का कत्ल हो रहा है, वो अपने आप में भयानक है। इस बात की चर्चा न केवल इंडिया के अंदर है, बल्कि पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा फैल गई है। आखिरकार इंडिया में महिलाएं क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, थोड़ा सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। अभी औरैया में भी इस तरह से हत्याकांड हुआ, मेरठ में हत्याकांड हुआ, जयपुर में हत्याकांड हुआ। जय हिंद, जय भारत।